हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज का जो हम विषय आपके लिए लेकर आए हैं वह स्वनिम है। स्वनिम के प्रकार हैं। स्वनिम के प्रकार में खंडे ध्वनियों के बारे में हमने आपके लिए प्रश्न लिए हैं और साथ में हिंदी ध्वनि को भी हमने लिया है। ध्वनि के जो प्रकार हैं, स्वर के आधार पर जो प्रकार होते हैं उनसे संबंधित हमने आपके प्रश्न लिए हैं। साथ में हिंदी शब्द रचना जिसमें उपसर्ग आते हैं, आपके तत्सम तद्भव ये सब बातें पढ़ते आते हैं, उनसे संबंधित हमने सभी प्रश्न आपके इस वीडियो में संकलित किए हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्रश्नों की जो श्रृंखला है, इसमें जो प्रश्न संकलित हैं वो प्रश्न हैं आपके 60 या 70 के आसपास हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, जिससे क्या होगा, आपके जो स्वनिम से संबंधित जो खंडे ध्वनियाँ, खंडेतर ध्वनियाँ हैं, हिंदी ध्वनियाँ जैसे जीवा के आधार पर उपसर्ग, ये सभी के प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे और आपके कंपटीशन में ये सभी प्रश्न जो हैं उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और जो दोस्त हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, जो आज जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। और जो है, जो अगर आप उसको शेयर करते हो तो वह कंटेंट और लोगों तक भी पहुँच पाता है, जिससे वह जो कंटेंट है, जो इसके जिनको चाहिए कंटेंट, उनके लिए भी उपयोगी साबित होता है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसी भाषा की मूलभूत इकाई होती है? तो इसमें जो आपका उत्तर होगा स्वनिम। जिससे मैंने अभी बताया था कि आज हम स्वनिम के बारे में बताएंगे, उपसर्ग और ये सभी ध्वनि के संबंधित हम प्रश्न लेंगे। तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा वीडियो पूरी ज़रूर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किसी भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी होती है? वह होती है स्वनिम। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में हिंदी की स्वनिम व्यवस्था की कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो इसका मतलब इसमें से 4 में से 3 व्यवस्था सही हैं, लेकिन एक नहीं है, स्वनिम व्यवस्था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जो आपका उत्तर होगा सी, स्वर व व्यंजन खंडेतर ध्वनियाँ हैं, ये व्यवस्था इसमें सही नहीं है। बाकी स्वनिया ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई मानी जाती है। स्वनिम व्यवस्था खंडे और खंडेतर ध्वनियों पर आधारित होती है। खंडेतर ध्वनियों की ध्वनियों से अलग नहीं किया जा सकता। स्वर व व्यंजन खंडेतर ध्वनियाँ जो हैं, खंडेतर नहीं बल्कि खंडे ध्वनियाँ हैं। आप नोट कर लेना इसको। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वनिम मिलती जुलती ध्वनियों का परिवार है, यह कथन किसका है? ये बताना है कि यह कथन किसने कहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कथन जो कहा है, डेनियल जॉन्स ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। खंडेतर ध्वनियाँ हैं, खंडे ध्वनियाँ, खंडेतर नहीं, एक है खंडेतर, एक है खंडे। खंडे ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? अभी जस्ट मैंने आपको इसका उत्तर बताया था कि ये जो ध्वनियाँ हैं, स्वर और व्यंजन, यहाँ पर हमने बताया था ना, तो स्वर और व्यंजन इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसके आधार पर स्वर, ह्रस्व या दीर्घ होते हैं? ये आपको पता ही है कि स्वरों के ये प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर किसके आधार पर ये बांटे गए हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मात्रा के आधार पर इन स्वरों को डिवाइड किया गया, बांटा गया है। अगला प्रश्न है, ध्वनि को किसके आधार पर उच्च या निम्न किया जा सकता है? ध्वनि, अब मैंने बताया था ना, ध्वनि भी हमने प्रश्न लिए, ध्वनि के आधार पर उच्च या निम्न किया जा सकता है, किसके आधार पर? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, सुर के आधार पर। आप जब कोई बात बोलते हो तो जब आप ध्वनि में बहुत ऊंची आवाज़ में भी किसी बात को बोल सकते हो, आप धीमे आवाज़ में किसी बात को बोल सकते हो। तो यही है आधार, कि ध्वनि के आधार पर, यानी कि सुर के आधार पर, जो बोलने का आपका सुर है, तरीका है, उसके आधार पर आप उसको ऊंचा नीचा कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अभिसिप्त अर्थ से अलग अर्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, इसमें जो संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो 3 में से, चारों में से एक ही होगा, ठीक है। इसके कारण बढ़ती हैं, तो डी है, यदि उपयुक्त संगम या संहिता ना हो तो क्या होता है, अभिसिप्त अर्थ से अलग अर्थ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए आप। 8वां मध्य स्वर का उदाहरण है। आपको पता है कि अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होता है, तो इस तरह से ये बटे हुए हैं स्वर। तो इसमें हमें बताना है कि मध्य स्वर कौन सा है।
तो 8वें का आपका उत्तर हो जाएगा सी, अ मध्य स्वर कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। उ, उह, ओ, उदाहरण हैं किसके हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं, पश्य पश्य यानी पीछे का स्वर जीव्या के आधार पर होता है। जी में जो आगे से, बीच में से, पीछे से, इस तरह से ये बांटे गए हैं स्वरों को। तो इसमें बताना है कि ये कौन से उदाहरण हैं, अग्र हैं, मध्य हैं या पश्य हैं। तो 9 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, ये तीनों जो हैं पश्य स्वर हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ओ ये तो हो चुका आपका, देख लीजिए। इसमें निम्नलिखित में से अर्ध संवर्त स्वर है कौन सा है? अर्ध संवर्त स्वर। तो आपका 10वें का हो जाएगा डी, ए ओ, ठीक है। अर्ध संवर्त, ये भी आपने पढ़ा होगा। संवर्त स्वर कौन से होते हैं, अर्ध कौन से होते हैं, पूर्ण संवर्त कौन से होते हैं, ठीक है। ये संवर्त के आधार पर स्वर बटे हुए होते हैं। तो ये ए और औ जो है अर्ध संवर्त है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से किन स्वरों का उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं? हम गोल करके होठों को नहीं बोलते हैं। बोल के देखना आप, जो अभी बताया जाएगा अभी हम आपको क्लियर कर देंगे। तो ये सभी, इन सभी के कारण जो है गोलाकार नहीं होते। आ ए ई उ। लेकिन आप ऊ बोलिए, ऊ, तो देखिए बोल कर देखिए, आपके होठ जो है गोलाकार हो जाएंगे जब आप ऊ बोलोगे, है ना। तो ऊ गोलाकार होंगे, लेकिन इन सभी के कारण गोलाकार नहीं होते हैं। स्वर तंत्रिका की स्थिति के आधार पर स्वर तंत्रिका, जो हमारे अंदर से स्वर निकलते हैं वो आधार पर बताना है कितने प्रकार के होते हैं। तो 12 का आपका हो जाएगा बी, घोष व अवघोष होते हैं, ठीक है। अब आगे इनके भी प्रश्न हम करेंगे। घोष अघोष क्या होता है, अल्पप्राण और महाप्राण क्या होता है, वर्तुल या अर्धवर्तुल क्या होता है, संवर्त आप पढ़कर आ रहे हो पर अर्ध संवर्त, विवर्त ये भी होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दंतोष्ठ वर्ण है कौन सा है? दंतोष्ठ है वर्ण, दंतोष्ठ है वर्ण। 13 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, वह है दंतोष्ठ। ये जब आप इसको बोलोगे तो दांत और ओष्ठ ये दोनों से मिलकर बना है, दंत और ओष्ठ से मिलकर बना है, तो ये दोनों में ही बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न, इसका स्थान दोनों जगह का है, ठीक है। दंत भी है और ओष्ठ भी है, किसका? वह का। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। जो स्वर दोनों होठों को स्पर्श करते हैं वे कहलाते हैं। जो दोनों होठों से स्पर्श करके बाहर निकलते हैं, बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो दंत ओष्ठ कहलाते हैं। देखिए अभी आप देख कर आ रहे हो पीछे कि दंतोष्ठ कौन सा है, तो अब बता भी दिया कि दंतोष्ठ किसे कहते हैं? जो स्वर दोनों होठों को स्पर्श करते हुए, तो वाह बोल के देखिए, वाह, दोनों होठ आपके आपस से मिलेंगे। ठ ढ ढ व्यंजन है, बताना है कैसे व्यंजन है ठ ढ ढ। तो बताइए 15 का आपका हो जाएगा डी, ट वर्ग के मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। ये जो हैं वर्ग बने हुए हैं, काकल्य व्यंजन, कंठ्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन। जो तालव्य से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य बोलते हैं, जो कंठ से बोले जाते हैं उन्हें कंठ्य बोलते हैं, तो जीव्या से बोले जाते हैं। इस तरह से ये बटे हुए हैं 5 वर्गों में। अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए एक लेक्चर हम आपके लिए बना देंगे। अगर आपको इसकी रिक्वायर है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं। देखिए फिर से आ गया है क वर्ग, क वर्ग। देखिए ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। क में सारा क से लेकर अणे खाली तक क, ख, ग, ये सारा फिर च, इसको वर्ग बोला गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें प्रश्न में क्या पूछा था इन्होंने? क वर्ग के सभी व्यंजन होते हैं, किस तरह के होते हैं? अभी आपको बताया भी था इसका उत्तर कि कंठ्य कहलाते हैं। और जो तालु यानी कि जीवा से जो बोले थे ताल, जो जीभ के अंदर थोड़ा सा छोटा सा वो हिस्सा होता है उसको तालो बोलते हैं। मूर्धन्य आपकी जीभ होगी, दंत आपके दांत हो गए, ओष्ठ आपके होठ हो गए, ठीक है। इस तरह से ये बटे हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से जो है काकल्य व्यंजन है, बताना है काकल्य व्यंजन कौन सा है? 17 का आपका उत्तर आ जाएगा सी, हाँ, काकल्य व्यंजन कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन जरूर करें। सारे प्रश्न मैंने जितने भी लिए हैं आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।
अगर पसंद आ रहे हैं नोट डाउन भी करते रहिए, साथ में लाइक एंड शेयर भी करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चा वर्ग के सभी वर्गों को स्पर्शी संघर्ष व्यंजन कहा जाता है। पता है आपको स्पर्शी संघर्ष व्यंजन क्या होते हैं? तो चा वर्ग के सभी वर्गों को कहा जाता है क्योंकि, अब एक प्रश्न आपका निकल गया, भी मैंने आपको समझाया था क च ट त प। तो चा वर्ग जो है उसमें वो सभी जितने भी हैं च छ ज ज झ सब कितने हैं स्पर्शी संघर्ष व्यंजन हैं। लेकिन क्यों कहा जाता है उसका उत्तर यहाँ पर देना है। तो 18 का हो जाएगा आपकी भी। इनके उच्चारण में वायु मुख के अवयवों को स्पर्श करते हुए घर्षण के साथ बाहर निकलती है, यानी कि उसकी जो बाहर निकलती है आवाज़ से, तो थोड़ा घर्षण करके उससे थोड़ा गर्माहट से आ जाती है, तो उन्हें स्पर्शी संघर्ष घर्षण कहा जाता है। यह व्यंजन प्रकंपित वर्ण है, इसमें क्या होता है हल्का सा कंपन आता है जब बोलते हैं। तो 19 का बजर देखिए हल्का सा कंपन आ रहा है जी मेरा है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। ल पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर क्यों है पार्श्विक व्यंजन। तो 20 का आपका उत्तर हो जाएगा। इसके उच्चारण में वायु जीवा के दोनों ओर से बाहर निकल जाती है, यानी कि जब हम ल को बोलेंगे ला, तो देखिए बाहर इधर उधर जगह सी रहती है जीभ की, जब बोलकर देखेंगे आप तो बाहर निकलती है। निम्नलिखित इसमें से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? तो किसका आपका उत्तर आ जाएगा सी ढ। उत्क्षिप्त है, ये थोड़ा बाहर रहते हैं, अलग रहते हैं सबसे। चलिए अगले देख लीजिए, उपेक्षा कर दी गई है। नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। 22 का आपका हो जाएगा बी। पंचम अक्षरों को, जो पंचम अक्षर हैं उनको नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। पता है आपको कौन कौन से हैं पंचम अक्षर? तो पता है तो बताइए, एक दो मत। न है, न बोल के देखिए, नाक से आवाज आएगी, नासिक्य व्यंजन न ण। और 3 कौन से हैं बताइए। किसी भी वर्ग के पहले व तीसरे व्यंजन क्या कहलाते हैं? देखिए अब आ गया है प्रश्न, मैंने भी आपको बताया था। अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, और जो है आपके घोष अघोष होते हैं। अब आ चुके हैं ये प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा, और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि नोट डाउन करिए इनको जरूर। 23 का आपका उत्तर हो जाएगा ए। अल्प प्राण कहलाते हैं पहला व तीसरा व्यंजन। अब ये वर्ग देखिए, वर्ग यहाँ पर काम आएगा आपका। मैंने भी आपको बताया था क छ क, ये आपको बताया थे ना अभी वर्ग, मैंने अभी 1 मिनट, क च ट, ये वर्ग है। तो जो ये कह रहा है कि पहला व तीसरा व्यंजन किसी भी वर्ग का, तो क पहला हो गया और तीसरा कौन सा हो जाएगा ग, है ना। इस तरह से पहला तीसरा, और कौन सा कह रहा है पहला और तीसरा ही है ना। च के बाद छ छोड़ देंगे, और छ और छ और ज बैठेगा तीसरा। तो पहला और तीसरा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। अगला प्रश्न देखिए, महाप्राण व्यंजन है। अब देखिए महाप्राण आ गया, यहाँ आपने अल्पप्राण पढ़ लिया है, अब यहाँ पर पढ़ेंगे महाप्राण कौन सा होता है। तो 24 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन। देखिए अब यहाँ पर हमने क और ग को बताया था अल्पप्राण, लेकिन बीच में क्या रह गया? ख, द्वितीय ये हो गया, और क ख ग घ कौन सा होगा? चौथा। तो दूसरा और चौथा क्या होगा? महाप्राण होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तथ्य असत्य है? कहने का मतलब है 4 हैं, 4 में से 3 सत्य हैं और 1 असत्य है। कौन सा है? 26 का आपका हो जाएगा डी। बिल्कुल शब्द में तद्भव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये असत्य है, बाकी सब सत्य है। ठीक है। निम्नलिखित में अव उपसर्ग वाले शब्द हैं, अव जिसमें लगा हुआ है वो वाले शब्द कौन से हैं? देख लीजिए कौन से हैं, बताइए जल्दी से, करिए गैस अपना, कौन से होंगे? तो इसमें होंगे अवस्था, अवतल, अवनीति। देखिए अलग से ही है, अव अव अव, ठीक है। अब यहाँ पर तो नहीं है, अभी हो गया यहाँ तो अवरण तो कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पर खाली आ है। तो आप देख करके देखा करें, पता चल जाता है कौन सा आंसर सही बैठ रहा है। अनमोल 19 अवसर शब्दों में उपसर्गिक भेद है। क्या उपसर्गिक भेद है? तो 28 का आपका हो जाएगा बी। तद्भव उपसर्ग। अनमोल 19 अवसर शब्दों में उपसर्गिक भेद है, तो 28 का आपका है बी। तद्भव उपसर्ग का भेद है। नामुमकिन खुशबू बनाम शब्दों में कौन से विदेशज उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये जो शब्द हैं कौन से उससे लिए गए हैं, कौन से विदेशी उपसर्ग से लिए गए हैं? तो 29 का आपका उत्तर आ जाएगा फारसी का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये यानी कि फारसी शब्द के हैं। चलिए अगले देख लीजिए, निम्न शब्दों में से किनमें आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? देखिए बड़े ध्यान से, आ प्रत्यय पता है आपको सबको कहाँ लगता है? उपसर्ग कहाँ लगता है? प्रत्यय लास्ट में आता है। तो जहाँ पर लास्ट में आ होगा वहाँ पर क्या होगा?
प्रत्यय है। अब देखिए सुनहरा, कलूटा सभी में आ है, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रत्यय वाले शब्द हैं? तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दें, जो 30 का बी है बोझ, है ना। अब ये आप बोझ भी लिख सकते हो ना। इसमें आपने आ जोड़ा तो क्या बन गया? बोझा। लेकिन सुनहर नहीं लिख सकते हो आप, सुनहर अलग अलग करके देखते हैं। सुनहर नहीं होता ना कुछ भी शब्द, सुनहरा ही होता है। तो इसमें तो है ही नहीं यहाँ उपसर्ग, है ना। ऐसे ही मंझल, मंझला होता ही है शब्द, झरना भी होता है। लेकिन आप इसमें आ हटा दोगे तो एक अपना अपना शब्द अस्तित्व रख रहा है। क्या होता है? प्रत्यय और उपसर्ग ये शुरू में और आखिर में जुड़ते हैं, लेकिन शब्द का अर्थ बदल जाता है ना, जब उसमें उपसर्ग और प्रत्यय लगता है, जब किसी शब्द में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गाड़ी, घाटी, चोरी शब्दों में किस प्रकार के प्रत्यय प्रयुक्त हुए हैं? गाड़ी, घाटी, चोरी शब्दों में प्रत्यय बताना है। अब देख लिए, मैंने अभी अभी बिल्कुल आपको समझाया है। तो गाड़ी, है ना, घाटी किस तरह, चोरी, चोर में आपने क्या लगा दिया? बड़ी ई। तो किस तरह का प्रत्यय है? लेकिन यहाँ पर हमें प्रत्यय बताना है कौन सा है। भाववाचक है, स्थानवाचक है, प्रत्ययवाचक है, प्रत्यय कौन सा हुआ है प्रयोग, यहाँ पर ये बताना है। प्रत्यय ये वाला प्रयोग हुआ है, ये मैंने आपको समझा दिया, लेकिन कौन सा हुआ है? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा डी, ऊनवाचक। ठीक है, ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। समास का क्या कार्य है? देखिए समास सभी ने पढ़े होंगे। तो समास क्या करता है, क्या कार्य करता है? इन चारों में से कोई एक कार्य वह करता है, तो वह करता है शब्दों का संक्षेपण करना, है ना। संक्षेपण सभी को पता होगा, किसको बोलते हैं संक्षेपण? ये पढ़ा होगा आपने प्रयोजन हिंदी मूलक में। ये सारे पल्लव, संक्षेपण, प्रत्यापन ये सब आते हैं। जब आप प्रयोजन मूलक हिंदी का जो चैप्टर है, अगर आपने पढ़ा हो, सभी में ये क्लियर किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समास का केवल प्रथम पद प्रधान होता है? किस समास में केवल प्रथम ही पद प्रधान होता है? कौन सा समास है वो? तो आपका 33 का हो जाएगा डी, अव्यय भाव समास। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा? अगर इस तरह का समास है तो बताइए अव्यय भाव समास के कौन से उदाहरण हैं, तो आप समझ जाएंगे कि प्रथम पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सा समास कारक से जुड़ा समास है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा कारक से जुड़ा समास है? सभी को पता है कि जो आपका सी है 34, तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा है। जैसे कर्मधारय समास को ले लीजिए आप, कर्मधारय, तो आपकी जो कारक की विभक्ति चलती हैं, कैसे चलती हैं? कर्ता ने कर्म को, करण से, तो कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर क्या है? कर्म को, है ना, ये इसमें कारक में आता है। तो ऐसे ही कर्मधारय समास का कोई उदाहरण आप तोड़ के देखना हो तो वो कर्मधारय समास में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। करण में तत्पुरुष समास के उदाहरण है, बताइए। तो 35 का उत्तर हो जाएगा बी, सुरकृत, रस भरी, ईश्वर प्रदत्त। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सब जितने भी चल रहे हैं ना, ये समास कारक, ये सब मैंने, हमारी एक प्लेलिस्ट है, आप इसी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है आपके लिए, जिसमें मैंने यू टैट और सी टैट करके बनाई है। उसमें सारे आपके समास, कारक, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय सब के मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं और बड़े अच्छे से वहाँ मैंने समझाया हुआ है। तो उस प्लेलिस्ट पे भी आप जाकर देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर, ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न उससे अलग हैं, लेकिन वहाँ और अच्छे से मैंने समझाया है। यहाँ पर सारे मैं एक साथ लेकर आई हूँ, वहाँ अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी। समास की अलग है, आपके उपसर्ग की अलग है, प्रत्यय की अलग है। यहाँ सारे प्रश्न एक साथ आपको दे दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से करण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, कौन से हैं करण तत्पुरुष समास के उदाहरण बताइए। अभी आपको बताया था कि ये जो है कारक से संबंधित होते हैं। तो 35 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, सुकृत, रसभरी, ईश्वर प्रदत्त। कैसे है ये करण? करण की विभक्ति देख लीजिए क्या है। कर्ता ने करण से कर्म को क्या है देख लीजिए। तो वहाँ पर आप जब इसे तोड़ोगे क्या होता? सुरकृत, सुर के द्वारा रचित, सूरदास के द्वारा, सूर के द्वारा यानी कि सूरदास के द्वारा रचित, रस से भरी। तो यहाँ पर ये क्या आ रहे हैं? उसकी विभक्ति आ रही है करण की। ठीक है, जलज अंडज में कौन सा समास है? जलज अंडज में कौन सा समास है? 36 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्दों की श्रेणी में आते हैं?
बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको जो शब्द पढ़ के ही पता चल जाता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब तारे निकल आए हैं तो पुल्लिंग नज़र आ रहा है, महीना आ गया है नहीं है, वृक्ष पर जो है वृक्ष और पहाड़। अब देखिए तिथि आ गई है, नदी बह रही है। तो जब हम इसका जो सेंटेंस हम बनाएंगे शब्दों को लेकर तो हमें पता चल जाता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना। तो बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन बच्चे जो हैं ध्यान नहीं देते तो इस वजह से प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं। सेंटेंस बना के देखिए, पता चल जाएगा कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। सदा बहुवचन शब्द रहते हैं, देख लीजिए सदा बहुवचन रहते हैं, कौन से रहते हैं, प्राण और हस्ताक्षर। ये सदा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। प्राण निकल गए हैं, ये नहीं कभी आप कहोगे प्राण निकल गया है। अगर एक व्यक्ति हो गया तब भी आप कहोगे प्राण निकल गए हैं, बहुत सारे व्यक्ति होंगे तब भी आप ये कहोगे कि प्राण निकल गए हैं। तो एक व्यक्ति में भी बहुवचन और बहुवचन में तो है ही बहुवचन। ठीक है, हस्ताक्षर कर दिए गए, यानी कि हस्ताक्षर कर दिया गया है, हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, तो सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, अलग या पृथक होने का भाव निम्न में से किसकी विशेषता है। अलग या पृथक होने का भाव कहाँ से, कौन से उसमें होता है, कौन से कारक में होता है, बताइए। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी, अपादान कारक में। जैसे आपको एक सेंटेंस बता दे हैं कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा तो क्या हो गया, पेड़ से वह अलग हो गया, तो अपादान कारक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, झरनों से पानी बह रहा है तो क्या हो गया, झरनों से पानी अलग हो गया है, तो अपादान कारक है। लेकिन पेड़ पर चिड़िया बैठी है तो कौन सा कारक हो जाएगा, बताइए कौन सा कारक हो जाएगा, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिकरण कारक को संतुष्ट करता, लीजिए हमने अभी आपसे उदाहरण पूछा और प्रश्न हाजिर है अधिकरण कारक का, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। 40 का आपका हो जाएगा, वह अपराधी इस टनल के अंदर बैठा है, के अंदर बैठा है, अधिकरण कारक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा आपको पता है ना, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पता है सभी ये संज्ञा। तो बताइए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें कौन सा है। तो इसमें उदाहरण है, आज भी देश के हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो किसकी जाति झलक रही है, हरिश्चंद्र की जाति झलक रही है, और उसमें कोई भी आ सकता है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चय ये संज्ञा वाला जो मैंने आपको बताया ना अभी, वहाँ पर भी ये मैंने आपको बताया कि प्ले लिस्ट है यूपी यूटेट सीटेट करके, वहाँ भी बहुत अच्छे से ये क्लियर किया गया, जातिवाचक संज्ञा का जो है बताया गया है वहाँ पर संज्ञा के बारे में सारा अच्छे से। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वहाँ अलग अलग उसमें वीडियो में आपको ये क्लियर की गई हैं सारी चीज़ें। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, सर्वनाम भी वहाँ पर क्लियर किया गया है अच्छे से। उस वीडियो को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, वहाँ जाकर इसको क्लियर कीजिए। और ये 60 प्रश्न जो हैं ये कुछ अलग हैं, ये सारे मिक्स कर कर आपको दे दिए गए हैं। तो 42 का आपका हो जाएगा डी, कुछ कोई और कुछ अनिश्चय कोई है, हमें पता नहीं है कौन है, कुछ गिर गया है चाय में तो पता ही नहीं है क्या गिर गया, तो अनिश्चय सर्वनाम हो गया। ऐसी घटनाएं तो कभी मैंने नहीं देखी, किस प्रकार का विशेषण का उदाहरण है बताइए। तो 43 का आपका हो जाएगा ए, यौगिक सर्वनाम विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। तैरना भी एक कला है, इस वाक्य में तैरना है, क्या है तैरना, कौन से क्रिया के अंतर्गत आता है ये। तो 44 का आपका हो जाएगा सी, क्रियार्थक संज्ञा क्रिया के अंतर्गत आता है। आश्रित उपवाक्य होता है, बहुत अच्छे से समझाए हैं, इसमें मैं सेंटेंस नहीं बताए हैं तो यहाँ बता देते हैं आपको। 45 का हो जाएगा बी, मिश्र वाक्य, जो इसमें मिश्रित आश्रित उपवाक्य होते हैं तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है कि वह आए तो मैं जाऊँ, है ना। यह किस पर आश्रित है, वो किसी के आने पर आश्रित है, जब वो आ जाएगा तब वह जा सकता है, तो वहाँ पर क्या है, मिश्र वाक्य है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, किस प्रकार का वाक्य है। तो क्या बात नज़र आ रही है आपको, बोलने से ही पता चल रहा है सेंटेंस ये वाक्य कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो क्या ये मतलब क्या जाहिर हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए इसको। तो 46 का आपका हो जाएगा डी, इच्छावाचक, हमारी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। आज्ञा तो नहीं दे सक रहे, इसमें विधिवाचक तो नहीं हो रहा है कि सभी की विधि मतलब कि ये विधि बनी हुई है कि यात्रा मंगलमय ही होती है, नहीं भी हो सकती है। विश्व में मतलब उसमें वो भी नहीं है, इसमें भी नहीं है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, उनकी इच्छा है आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो इच्छावाचक वाक्य हुआ। ठीक है, खंडेतर ध्वनियों के निम्नलिखित रूप होते हैं। बिल्कुल अभी आप पढ़कर आ रहे हो खंडेतर और खंडे,
तो आपने अगर खंडेतर ऊपर ध्यान से पढ़ा हो तभी आप इसका उत्तर दे सकते हो। खंडे भी मैंने आपको अभी समझाया था पहला और दूसरे प्रश्न में ही। तो 47 का आपका हो जाएगा सी, 1 3 4। मात्रा वाला घात भी होता है, सुर भी होता है, अनुनासिकता और संगम भी होता है। स्वर व्यंजन अभी अभी आपको बताया था, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। फर्स्ट और सेकंड में इसका उत्तर मैंने भी आपको समझाया था। चलिए अगला प्रश्न है, स्वरों के उच्चारण के संदर्भ में ओष्ठों की स्थिति में प्रमुख प्रकार होते हैं। अभी अभी हमने पढ़े थे कि किस तरह के ओष्ठ हो जाते हैं, किस तरह के होठ बन जाते हैं जो हम ये वाला शब्द ये वाला वर्ण बोलते हैं, ठीक है, ये वाला स्वर बोलते हैं। तो 48 का आपका उत्तर हो जाएगा बी। 2 और 3 अवर्तमुखी हो जाते हैं, वृत्तमुखी हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर ध्वनि के वर्गीकरण की विशेषता। मैंने भी आपको बताया था कि ध्वनि से भी प्रश्न लिए हैं, उपसर्ग से भी लिए हैं और साथ में हमने स्वनिम से भी लिए हैं। तो यहाँ पर ध्वनि के आधार पर वर्गीकरण की विशेषताएं बतानी है, कौन कौन सी हैं। तो 49 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। यानी कि स्पर्श ध्वनि के आधार पर उच्चारण में वायु के मुख विवर में ही कहीं रोकी जा सकती है। और आपका दूसरा है च छ ज झ, स्पर्शी संघर्ष व्यंजन है, पढ़कर आ चुके हैं हम ये वाला स्पर्शी संघर्ष व्यंजन वाला। और इसका रीजन भी हम पढ़कर आए हैं, क्या कारण है कि इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। बिल्कुल अभी अभी पढ़ा है हमने ये प्रश्न। और 49 का आपका जो तीसरा है, पंचाक्षर नासिक्य होते हैं। बिल्कुल जस्ट अभी ये हम कर आ रहे हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है, बताना है। अभी अभी आपको समझाया था मैंने कि ये आपके वर्ग होते हैं, दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य, वर्तस्य, कंठ है, ठीक है। तो बताना है, वर्ग भी मैंने आपको बताए थे। तो बिल्कुल सही जाना चाहिए आपका उत्तर। तो 50 का आपका हो जाएगा सी, केवल 3 सही नहीं है। मूर्धन्य कौन सा आएंगे मूर्धन्य में, क च ट, ट वाले आते हैं, ट वर्ग वाले ते मूर्धन्य में आते हैं, ठीक है। च वाले किस में आते हैं, किस में आते हैं, क च, वो आते हैं आपके तालों में, ठीक है, ये तालों में आते हैं, लिख लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, स्पर्श स्पर्श संघर्षी, संघर्षी और प्रकंपित के आधार पर का सही अनुक्रम है। स्पर्श आप पढ़कर आए, स्पर्श संघर्षी आप पढ़कर आए, संघर्षी और प्रकंपित भी आपने पढ़ा है। बिल्कुल अभी अभी बताया था कि प्रकंपित कौन सा वर्ण होता है, स्पर्श संघर्षी आपको बताया है। तो ढूंढ लीजिए स्पर्श संघर्षी दूसरे नंबर पर कहाँ है। तो दूसरे नंबर पर देख लीजिए कहाँ पर है। तो 51 का, अब देखिए दूसरे नंबर पर स्पर्श संघर्षी छ है और प्रकंपित आपको कौन सा बताया था, मैंने र बताया था। तो ऐसे ही अपना मैच करते हैं ध्यान लगाकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न नहीं है आपके, मैंने ये 50 प्रश्न लिए थे दोस्तों और 50 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं और बहुत अच्छी वीडियो भी बनी है और सारे ही प्रश्न आपके सिलेक्टेड थे। 50 प्रश्न मैं आपकी अलग वीडियो में लेकर आऊँगी, यानी कि दूसरा मैंने भाग बनाया है इसका, 50 उसमें लेकर आऊँगी। इस प्रकार से आपके ये 100 प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन मैंने शुरू में आपको बताया था कि 60 या 70 वो मैंने थोड़ा नहीं लिए हैं। तो आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए, पूरे मैं ज़रूर कराऊंगी आपके। इसमें 50 के आगे के और वो दूसरी वीडियो में लेकर आऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है फिर। तो वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा करिए लाइक एंड शेयर।